हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज की इस पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। और बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस के खंड एक का जो सेकंड यूनिट है, प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं, उसका फर्स्ट लेसन राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक वीडियो को आप पूरा देखें और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। प्रत्येक वीडियो पे आप लाइक और कमेंट जरूर करें। 21 सेकंड आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं और इसका फर्स्ट लेसन है राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राज्यों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के अंत अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण भी राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल की गई। समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बढ़ते अंतर संबंधों के फलस्वरूप कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में शामिल हुई, जिनमें राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक समाजीकरण आदि प्रमुख हैं। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण समाजशास्त्रीय संकल्पना समाजीकरण से प्रेरित है। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी राजनीतिक समाजीकरण कहें या समाजीकरण की हम पहले बात कर रहे हैं, तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं अर्थात समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। यानी समाज में जो भी परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य, मान्यताएं आदि जो प्रचलित होती है, आने वाली जो पीढ़ी है वो उनको अंगीकार करती है और ठीक उसी प्रकार से अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा एवं खान पान की आदतें सिखाता है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समाजीकरण, जिसके द्वारा बालक मानव समाज से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है जिसमें कि वो रहता है। राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। यानी राजनीतिक जीवन में भी जो राजनीतिक परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उनको वो समझता है, सीखता है। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है राजनीतिक समझ उनमें विकसित करती है। राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। इस तरह जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को, यानी पॉलिटिकल कल्चर जो होता है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक साधन है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं, जैसे यानी हमारा जो यहाँ का इंडिया का जो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें क्या है? भारत का आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वतंत्र समाज है। अतः भारत में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जैसा हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है वही चीज़ हम आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे। वहीं साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था एवं बंद समाज है। इसलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वालों में हर्बर्ट साइमन प्रमुख हैं। अंडरलाइन करते चलें आप, मेन जो भी लगता है आपको तो इसे अंडरलाइन कर लें कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले कौन थे? हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आमंड और पावेल के अनुसार यानी जो राजनीति विज्ञान के प्रमुख विचारक हैं आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। यानी आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसको वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से रूबरू कराया जाता है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। कावानाध्य के शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। तो इन परिभाषाओं का सार यह है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना तथा विकसित करना है, जिससे कि वे राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सके। अब बात करते हैं हम टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राजनीतिक समाजीकरण के साधन क्या क्या हैं? व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं होती है जो कि उसे राजनीतिक सिस्टम से परिचित कराती हैं, जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रियाएं, जनसंचार के साधन इत्यादि। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अनायास एवं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती हैं, यानी जो उनका कोई मोटो नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन वो अनचाहे अपने आप ही ये प्रक्रिया को संपादित करती है। जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो औपचारिक तरीकों से ये कार्य करती है। प्राय खुले एवं लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समाजीकरण में अनौपचारिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि चीन जैसे साम्यवादी एवं पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी राज्यों में, जहां चीन में जैसे साम्यवादी व्यवस्था है और पाकिस्तान जो है धर्म आधारित राष्ट्र है जहां पर कट्टरपंथी विचारधारा पाई जाती है, तो ऐसे कट्टरपंथी राज्यों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूंट पिलाई जाती है। उपयुक्त संस्थाएं किस प्रकार से ये कार्य करती है, इस पर दृष्टि डालना उपयोगी रहेगा। और अब हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं, किन किन माध्यम से ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस विचारधारा को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है, या आने वाली पीढ़ी किन किन माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था को समझ पाती है। इनमें ये 5 मुख्य साधन हैं। पहला है परिवार, दूसरा शिक्षण संस्थाएं, तीसरा राजनीतिक दल, चौथा राष्ट्रीय प्रतीक और 5वां है जनसंचार के साधन। अब हम इन पर एक एक करके एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं विस्तृत। और सबसे पहला पॉइंट है परिवार, फैमिली। जैसा कि हम कहते हैं कि परिवार जो है वो व्यक्ति की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, यानी बालक जो है विद्यालय में जो सीखता है उससे पहले वो घर पर बहुत कुछ सीखता है, जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है। वह अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है, यानी घर पर जब बालक रहता है तो उसके माता पिता द्वारा उसको जो आज्ञाएं दी जाती है वो उनको स्वीकार करता है, उनका पालन करता है और उसी के अनुसार वो कार्य करता है, जिससे उसमें सत्ता का बोध होता है कि यानी कोई है जिसके आदेशों की पालना हमें करनी होती है। इसके अलावा सबके साथ मिलकर रहने, परिवार में सहयोग करने एवं अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार दबाव बनाया जाए आदि बातें सीखकर वह राजनीतिक क्रियाओं की क्षमता विकसित करता है। और हम देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार घर में जिद करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, वो किस प्रकार अपनी माँ पर, अपने पिताजी पर दबाव बनाते हैं और उन्हें मजबूरन उसकी मांग को पूरा करना होता है। ठीक यही सिस्टम राजनीति में भी देखा जाता है कि दबाव समूह जो होते हैं, विभिन्न संगठन जो होते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं, वो सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए किस प्रकार दबाव की राजनीति करते हैं और किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था को वो प्रभावित करते हैं। सामान्यतः चुनावी अनुभव ये बताते हैं कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। यानी ये एक आम बात देखी जाती है, सामान्य सी बात देखी जाती है कि जिस परिवार का मुखिया किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा से वो प्रभावित होता है तो बाकी के सदस्य भी उसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित पाए जाते हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी हम देख सकते हैं। इस प्रकार राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। दूसरा इसका जो माध्यम है वो है शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है, यानी घर पर रहकर जिन छोटी छोटी बातों के रूप में वो राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षण संस्थाओं में वे और अधिक दृढ़ बन जाते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के सहयोगियों के साथ देखिए कैसे शिक्षण संस्थाओं में आकर वो विभिन्न पृष्ठभूमियों के जो उसके सहयोगी आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, उनके साथ वो अनुकूलन करने की आवश्यकता से बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं और विरोधाभासों के साथ समायोजन करना सीखता है। तो इस प्रकार से वो सामंजस्य, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जाए, बच्चों के साथ वो खेलता है, कूदता है, अलग अलग परिवेश से आने वाले बच्चों के साथ अपना सामंजस्य बनाता है। तो ये सारी चीज़ें उसको राजनीतिक समाजीकरण की ओर अग्रसर करती हैं। बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, इसकी संभावना ज़्यादा है कि वह राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा, उसके राजनीतिक ज्ञान का विकास होगा। लेकिन शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, अथवा शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण एवं वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है, ये सब तत्व भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि शिक्षक अपने आचरण एवं अन्य विभिन्न तरीकों से अपने विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट, शिक्षण संस्थाएं। और अब बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट, राजनीतिक दल के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधारा और कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक देशों एवं साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग होती है। देखिए आप, दो तरह की जो कंट्रीज यहाँ पर व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, लोकतांत्रिक देश, एक तो जहाँ पर डेमोक्रेसी जहाँ पाई जाती है, और दूसरा है साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्य, चीन जैसे। तो यहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग टाइप की होती है। ऐसे राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है। यानी ये जो साम्यवादी सर्वाधिकारवादी टाइप के जो राज्य होते हैं, इनमें राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है, जबकि लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है। यानी लोकतांत्रिक देशों में एक से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं, कई सारे राजनीतिक दल पाए जाते हैं, एवं वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो तीसरा पॉइंट था राजनीतिक दल। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय प्रतीक, यानी नेशनल सिंबल्स। विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह, सेना की परेड आदि के माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव पैदा किए जाते हैं। यानी इन सब राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से, राष्ट्र ध्वज के माध्यम से, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस की समारोह को देखकर, सेना की परेड को देखकर उसमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है, और वो राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में राष्ट्र के प्रति आस्था का भाव पैदा होता है, और इस प्रकार धीरे धीरे उसमें राजनीति के प्रति समझ बढ़ती है, राजनीतिक समाजीकरण उसका होता है, यानी वो राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिचित होता है। और पांचवा पॉइंट है जनसंचार के साधन, यानी राजनीतिक समाजीकरण का जो पांचवा टूल्स है, पांचवा जो तरीका है, वो है जनसंचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आधुनिक समय में जनसंचार के साधन जैसे कि समाचार पत्र हैं, टीवी, रेडियो आदि व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान को तथा उसके विचारों को दिशा देने का सशक्त माध्यम बन चुके हैं। यानी हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी, रेडियो, इन सब के माध्यम से हमें राजनीति के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी सूचनाएं हमारे को प्राप्त होती रहती है, और हम राजनीति के बारे में बहुत कुछ उससे सीखते हैं। भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों में से लड़े जाते हैं। देखिए, भारत में आजकल ऐसा एक ट्रेंड हो गया है कि चुनाव जो है मीडिया के दफ्तरों से लड़े जाते हैं। अर्थात मीडिया पर आप देखते होंगे, टीवी पर जितने भी डिबेट्स आती हैं, जितने भी ये जो प्रोग्राम्स आते हैं, वो किसी न किसी पार्टी को लेकर फोकस्ड होते हैं। यानी कोई न कोई मीडिया, कोई न कोई टीवी चैनल किसी न किसी पार्टी को फेवर करता हुआ सा दिखता है, क्योंकि वे विभिन्न कार्यक्रमों से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण
किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश में नागरिकों व सरकार के बीच अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है, वहीं किसी और देश में सरकारों के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अंतर वास्तव में राजनीतिक समाजीकरण के स्तर का अंतर है। यानी कुछ देश तो ऐसे होते हैं जहां पर नागरिकों और सरकार के बीच अंतःक्रिया इंटरैक्शन का अभाव पाया जाता है, जबकि कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर नागरिक जो हैं वो सरकारों के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण का स्तर किस लेवल का है। यानी जहाँ पर नागरिक सरकारों के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों का राजनीतिक समाजीकरण का जो स्तर है वो काफ़ी हाई होता है। जबकि कुछ देशों में जहाँ पर नागरिकों और सरकार के बीच में अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है, इंटरैक्शन का अभाव पाया जाता है, तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वहाँ के नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक समाजीकरण का अभाव पाया जाता है। तो ये थे राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ाने वाले 5 पॉइंट्स जिनके बारे में हमने चर्चा की है आज के इस लेसन में। परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक और जनसंचार के साधन। इसके बाद ये लेसन यहीं फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करें, और इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने वीडियो अपलोड किया है। बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका वीडियो बनाकर मैंने डाला है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाएं और वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो और उसके अलावा भी कई सारे वीडियो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, समझिए और घर बैठकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। हर वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट्स ज़रूर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई करते रहें। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर बैठकर अपनी पढ़ाई करते रहें।